हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में आज अपन बात करेंगे डायनेस्टीज़ के अंडर जो अपना टॉपिक चल रहा है उसमें देखेंगे राठौड़्स ऑफ मारवाड़। मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में आज अपन जानने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ ये मैं बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री अपनी कवर हो चुकी है, बट उसमें आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो अलग से अपन कवर करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा। बट अभी जो अपनी कंटिन्यूटी है उसको अपन कैरी ऑन करते हुए एक जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो सेगमेंट है वो अपन कवर कर चुके हैं। बट अभी अपन बात कर रहे हैं डायनेस्टीज़ की, जो कि मेडिवल पीरियड के टाइम पे अपन कंसिडर कर सकते हैं। आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था कि अप टू 12th सेंचुरी, ठीक है, ये राजपूतों का काल कहा गया था। राजपूतों का राजपूत एज बोली गई थी इंडिया के अंदर, ठीक है। और 12th सेंचुरी में जैसे ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराई में हराया, तो उसके बाद से लेकर के टिल मैं बताऊं 1757 प्लासी का जो बैटल होता है, ठीक है, फिर उसके बाद में 1764 बक्सर बैटल जो होता है, ये डिसाइडिंग बैटल्स होता है। तब तक एक तरीके से मॉमडन्स का एक तरीके से मुस्लिम रूल रहता है, जिसमें पहले तो सल्तनत एरा आता है, फिर मुगल एरा आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में 1764 से फिर 1757 के जो प्लासी और बक्सर के बैटल होते हैं उनके बाद में इंग्लिश रूल आ जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल अपन जो बात कर रहे हैं वो पीरियड है कौन सा, राजपूत एज, उसकी बात कर रहे हैं। अभी तक चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। और ये जो वीडियोज़ हैं ये सभी इंग्लिश में अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान में प्रिपेयर कर रहे हो तो। देखो, राठौड़ों के अगर ओरिजिन की बात करें तो इसके लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। उनके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो राठौड़ जो वर्ड है, ये वर्ड डेराइव्ड है राष्ट्रकूट। ट्राईपार्टाइट बैटल की बात की थी अपन ने प्रतिहार्स के बाद टाइम पे, जो प्रीवियस लेक्चर अपना उसमें अपन ने प्रतिहार्स के बारे में देखा था, जिसमें ट्राईपार्टाइट मतलब त्रिपक्षीय एक लड़ाई चली थी, जिसमें एक तरफ प्रतिहार थे, नीचे दक्षिण की तरफ से राष्ट्रकूट थे और पूर्व बंगाल की तरफ से पाल थे। और कन्नौज वाले रीजन के अंदर ये बैटल कंटिन्यू लड़ा गया था, जिसमें 3 से 4 जनरेशन तक खप गई थी इन तीनों डायनेस्टीज़ की, समझ रहे हो। तो इस तरीके से राठौड़ जो हैं, ये जो साउथ के राष्ट्रकूट जो हैं, इनसे इंस्पायर्ड है, मतलब ये वर्ड जो है ये इन्हीं से लिया हुआ है, एक तो ये माना जाता है। और इनका जो ओरिजिन है राठौड़ों का, उनके लिए मुनोत नैन्सी, इसके बारे में अपन जब लिटरेचर पढ़ेंगे राजस्थान का तो मारवाड़ का अबुल फजल भी बोला जाता है, मुनोत नैन्सी, ठीक है। अबुल फजल अपनी लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फेमस रहा हुआ है मिडिवल पीरियड के टाइम पे, इसलिए वो एक तरीके से कहते हैं ना हर तरीके से फेमस रहा है, तो वो एक टैग बन गया। तो मुनोत नैन्सी को क्या बोलते थे, मारवाड़ का अबुल फजल। तो इन्होंने ये बताया कि ये जो राठौड़्स हैं ये कन्नौज के राजा जयचंद गढ़वाल के ही सक्सेसर्स हैं। इस थ्योरी को अपन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में अपन देख चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर और जोधपुर के अंदर जो क्रॉनिकल स्टोन्स होते हैं, कौन से होते हैं, जो एक तरीके पीढ़ी दर पीढ़ी एक तरीके से पूरा सीक्वेंस बताते हैं। और पृथ्वीराज रासो इन बुक्स के अकॉर्डिंग, मतलब पृथ्वीराज रासो बुक और ये क्रॉनिकल्स, जोधपुर और बीकानेर जो कि राठौड़ों का मेन रीजन था जहाँ पे राठौड़ों ने राज किया है, उनके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, और कर्नल टॉड की भी अगर बात मानी जाए, कर्नल जेम्स टॉड, तो इनकी भी बात मानी जाए तो इनका भी यही मानना था कि जयचंद गढ़वाल के सक्सेसर्स ही हैं ये राठौड़्स। तो देख लो आप यहाँ पे मुनोत नैन्सी, बीकानेर जोधपुर के क्रॉनिकल स्टोन्स, पृथ्वीराज रासो, कर्नल जेम्स टॉड, इन सब का मानना क्या था कि जयचंद गढ़वाल के ही सक्सेसर्स रहे हैं कौन, राठौड़्स। लेकिन गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो हैं, ये हिस्टोरियन हैं, इन्होंने ये कहा है कि ये जो राठौड़्स हैं मारवाड़ के, इनका ओरिजिन बदायूं से है। और इसके लिए जो थ्योरी इन्होंने बताई, तो इन्होंने बताया कि त्रिलोचन पाल का जो कॉपर लेटर है, ये लगभग 12th सेंचुरी का लेटर है,
12वीं शताब्दी में लिखा गया एक कॉपर की प्लेट के ऊपर एक लेटर, उसमें ये बताया गया है कि जो ये राठौड़ हैं इनकी दो ब्रांचेस बनी। एक ब्रांच तो बन गई बदायूं की तरफ जाने वाली और एक तरफ बन गई कौन सी, मारवाड़ की तरफ आने वाली। तो बेसिकली अपने जब प्रीवियसली अपन ने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में, तो जयचंद गढ़वाल इस पे अटैक कर दिया था मोहम्मद गौरी ने 1193 में। मैं फिर से रिवाइज करा दूँ, तराई बैटल हुआ, देखो एक तो तराई बैटल 1191 में फर्स्ट बैटल हुआ, उसमें तो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। सेकंड बैटल जब हुआ तो 1192 में हुआ, उसमें ये जयचंद गढ़वाल जो है, जो कि संयोगिता का पिता रहा, ठीक है, और संयोगिता कौन थी, पृथ्वीराज की लवर, पृथ्वीराज चौहान की। तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करता था, तो इस वजह से जयचंद ने सपोर्ट किया किसका, सेकंड बैटल में मोहम्मद गौरी का। अब इन दोनों ने मिलकर के फिर तराई के बैटल में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस तरीके से दिल्ली पे मोहम्मद गौरी का रूल आ गया, पहली चीज़। फिर अगले ही साल 1193 में कन्नौज पे जब राज था इसका, जयचंद गढ़वाल का, तो कन्नौज वाले रीजन पे भी पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी ने अटैक कर दिया और जयचंद गढ़वाल को वहाँ से एक तरीके से तख्ता पलट कर दिया। तो इसके जो सक्सेसर्स थे जो जयचंद गढ़वाल के, वो फिर भाग गए कहाँ पे, वहाँ से जान छुड़ा करके गुजरात वाले रीजन में द्वारका साइड में चले गए, और फिर द्वारका साइड से फिर इन्होंने वापस एंट्री की राजस्थान में, कहाँ पे, मारवाड़ वाले रीजन में। तो इस तरीके से पूरा सीक्वेंस अपन ने ऑलरेडी स्टडी किया था, जब प्रतिहार्स का डिक्लाइन हुआ था और गढ़वाल्स का स्टार्टिंग हुई थी, और गढ़वाल की स्टार्टिंग के बाद में ये राठौड़ में कैसे कन्वर्ट हुए। अगर अपन देखें मारवाड़ अगर टर्म की बात करें, तो राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है उसको मारवाड़ बोला जाता है। इसके बारे में एक वीडियो राजस्थान ज्योग्राफी का मेरा बनाया हुआ है, जिसमें इंपॉर्टेंट सब नेम और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट नेम ऑफ रीजन्स वो बताया हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको नाम नहीं पता है रीजन्स के, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हो। ये लगभग 17 से 20 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा डिटेल से मैंने बताया है कि रीजनल में स्मॉल लेवल पे या फिर लार्जर लेवल के ऊपर क्या क्या नाम हुआ करते हैं। मारवाड़ कौन सा था, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, ये कौन कौन से रीजन्स। अगर आपको ये पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आप पहले वो वीडियो देख लो, जिससे कि आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि मारवाड़ में आते कौन से हैं, ठीक है। तो मारवाड़ में आज के कौन कौन से ज़िले आते हैं, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, नागौर, ये रीजन्स उस टाइम पे कंसिडर होते थे मारवाड़ में, ठीक है। आज ये जो ज़िले हैं सारे के सारे 1193 के अंदर, ये मैंने बता दिया आपको कि मोहम्मद गौरी ने कन्नौज पे अटैक कर दिया और जयचंद गढ़वाल को हरा दिया। फिर वहाँ से राव सिंहा कौन, जयचंद का ही मतलब एक तरीके से ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन, ठीक है। ऐसे ही राव सिंहा जयचंद के ही मतलब वंश में इसका जो सक्सेसर था, वो द्वारका होते हुए, इसका आगे होते हुए फिर वापस से राठौड़ डायनेस्टी का एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन पुट करता है, कहाँ पर आकर के, फिर बाद में मारवाड़ वाले रीजन में। और मारवाड़ में कौन कौन से ज़िले अभी तक अपन कंसिडर कर रहे हैं, ये देखो आप यहाँ पे इन सभी। अब इनमें से कौन सी पर्टिकुलर जगह थी वो अपन नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है इस लीनियज के अंदर राव सिंहा, ठीक है। राव सिंहा जो है, इससे राठौड़ डायनेस्टी का फर्स्ट मैन बोला जाता है, मतलब पहला आदमी जिसने राठौड़ डायनेस्टी को स्टैब्लिश किया था मारवाड़ वाले रीजन में। और कब किया था, 13th सेंचुरी में किया था। इसकी डेथ जो है वो हुई थी मुस्लिम्स से फाइट करते टाइम पे, पलियारिया को मतलब प्रोटेक्ट करते हुए, पलियारिया को मतलब एक तरीके से सेव करते टाइम पे इन्होंने फाइट की थी मुस्लिम से 1237 AD में। उस टाइम पे इनकी डेथ हो गई थी, और डेथ के बाद में इनकी वाइफ जिनका नाम था पार्वती, उन्होंने एक देवल बनाया, कहाँ पे, बेठू गांव पाली में, ठीक है। मतलब एक मेमोरियल बनाया, ठीक है, कहाँ पे, बेठू गांव पाली के अंदर। तो इन्होंने राव सिंहा ने क्या किया था, स्टैब्लिश की थी राठौड़ डायनेस्टी को। फिर राव सिंहा के बाद में अगर पावरफुल किंग्स की बात करें, तो इनके बेटे जो थे, मैं बताऊं, इनकी मतलब लीनियज के अंदर
फिर नेक्स्ट जो आते हैं वो राव चूंडा। राव सिंहा के बाद में बहुत टाइम बीतता है, फिर उसके बाद में राव चूंडा नाम से किंग बनते हैं, मतलब यहाँ रूलर बनने शुरू होते हैं राठौर डायनेस्टी में। वो सबसे मतलब फर्स्ट पावरफुल रूलर बोला गया था इनको राठौर डायनेस्टी का। ये जो राव चूंडा थे ये बीरम देव नाम से इसी लीनियज के अंदर आते हैं, उनके बेटे हैं। तो राव सिंहा, सिंहा के बाद में फिर सीक्वेंस चलती है तो बीरम देव, और बीरम देव के जो बेटे रहे उनका नाम रहा राव चूंडा। और चूंडा के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था कि राव चूंडा ने प्रतिहारों के साथ में अपने मैरिटल रिलेशन भी इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, वो चीज़ अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये राव चूंडा जो थे इन्होंने जलाल खान को हरा करके और नागौर को अपने रीजन में इंक्लूड कर लिया था, और साथ में इन्होंने मांडू के गवर्नर को हरा करके मंडोर भी जीता, और मंडोर जीतने के बाद में इसको अपनी कैपिटल बना ली। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राठौड़ के जितने मतलब राठौड़ डायनेस्टी के किस रूलर ने मंडोर को अपनी कैपिटल बनाया था, तो वो कौन हो गया, राव चूंडा। देखो ये जो स्टेटमेंट्स आपके सामने बुलेट पॉइंट्स, इन स्टेटमेंट्स को आप एक दो बार देख के ज़रूर पढ़ें। एक बार मैं वीडियो बता रहा हूँ वो, उसके बाद में PDF जब मैं अवेल करा दूंगा उसके बाद में आप इनको ज़रूर से 1 से 2 बार देखेंगे तो इन स्टेटमेंट्स की हेल्प से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर 2 नंबर और 5 नंबर के ऊपर सीधे क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, ठीक है। चूंडा जो है उन्होंने अपने बेटों में से कान्हा को, मतलब होता ना क्या होता है कि जैसे किंग है फॉर एग्जांपल, इनकी बहुत सारी क्वीन हुआ करती थी, क्वींस। अब क्वीन नंबर 1 2 3, अब इनमें से किंग की जो लवर थी या फिर जिससे अटैच्ड फील करते थे, मान लो नंबर 2 है, तो इन्होंने जो चूंडा थे इन्होंने अपनी एक रानी के बेटे कान्हा, जो कि उम्र में छोटे थे और पद में भी लेवल में भी दूसरे या तीसरे चौथे नंबर पे ऐसे कुछ थे, तो उन्होंने कान्हा को अपना सक्सेसर बना दिया। जबकि रियल सक्सेसर जो थे वो थे राव रणमल। रियल सक्सेसर कौन थे, राव रणमल, मतलब सबसे बड़े बेटे जो थे राव चूंडा के उनका नाम था राव रणमल, पर बना दिया किसको, राव कान्हा को। तो इस चक्कर से राव रणमल नाराज हो गए और इन्होंने मंडोर छोड़ दिया और कहाँ चले गए, मेवाड़। और मेवाड़ में उस टाइम पे किंग कौन थे, महाराणा लाखा। मेवाड़ लीनियज जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको नाम ये मिलेगा महाराणा लाखा। तो महाराणा लाखा के पास में चले जाते हैं राव रणमल। चांद कुंवर जो कि राव चूंडा की वाइफ थी, उन्होंने चंदन बावली करके जोधपुर में एक स्टेप वेल बनाया, स्टेप वेल बनवाया, ठीक है। बावड़ियाँ क्या होती हैं, स्टेप वेल, क्योंकि रीजन क्या है, ज्योग्राफी में ये चीज़ें मैंने बहुत बढ़िया से पढ़ाई है। तो आप दोनों मतलब जितने भी कोर्सेज मैं करा रहा हूँ आप उनको कोरिलेट करने की कोशिश करो, क्योंकि राजस्थान की क्लाइमेट क्या है, हमेशा से ड्राई और एरिड रही है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है कि आपको पानी पूरे ईयर में, पूरे साल के अंदर 3 से 4 महीने के टाइम पे मिलता है, तो उस पानी को आपको स्टोर करना पड़ता है। अब आप स्टोर करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े बड़े कुएँ, स्टेप वेल्स, पोन्ड्स ये बनाने पड़ेंगे, और फिर उसके बाद में आप पूरे बचे हुए साल तक उसको यूज़ करोगे। फिर अगले साल जब बारिश आएगी तो उस तरीके से अपना सिस्टम चलता था। तो ये बावड़ियों का जो सिस्टम है पानी का स्टोरेज करने का, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इनके बारे में अपन जब देखेंगे कि हाँ आर्ट एंड कल्चर के अंदर अपना कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या हुआ करता था एंशिएंट राजस्थान में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट राव रणमल। राव रणमल जो हैं इन्होंने कान्हा को तो बिठा दिया था राव चूंडा ने, पर राव रणमल ने एक्वायर कर ली थी अपना ये जो पूरा किंगडम था राव चूंडा के बाद में, कान्हा को हरा करके या हटा करके, ठीक है। इन्होंने मांडू को भी ऑक्यूपाई कर लिया और अजमेर को भी ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि अपने को जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था कि राव रणमल कहाँ चले गए थे, मेवाड़। मेवाड़ में किसके पास चले गए थे, महाराणा लाखा के पास में, और महाराणा लाखा ने फिर बाद में हेल्प की थी राव रणमल की मांडू और अजमेर को जीतने में। तो आप देख लो नागौर पहले से आ गया था, मांडू भी आ गया और अजमेर भी आ गया। इसके अंदर इन्होंने अपना टेरिटोरियल एरिया कितना एक्सटेंड कर लिया था। राव रणमल ने धीरे धीरे, अब जैसे कि ये मारवाड़ वाले रीजन में तो रीगेन कर लिया इसने, पर मेवाड़ वाला जो रीजन है वहाँ पर भी अपनी डोमिनेंस क्रिएट कर ली, क्योंकि लाखा जो था राणा लाखा वो ओल्ड था, बूढ़ा था। इसके बारे में और अपन डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो राणा लाखा जो था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, इसलिए राव रणमल ने मेवाड़ की जो पॉलिटिक्स थी वहाँ पर भी अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लिया और धीरे धीरे मेवाड़ में भी पावरफुल हो गया और मारवाड़ में भी वापस रीगेन कर लिया था लाखा की हेल्प ले करके। और इस तरीके से जब राव रणमल ने अपने को असर्ट करना शुरू किया था मेवाड़ के अंदर, तो ये जो लाखा था, लाखा का ही लीनियज में वहीं पे मेवाड़ डायनेस्टी का एक और बंदा जिसका नाम था कुंभा, जिसका नाम आगे जाके बनता महाराणा कुंभा। कुंभा ने भारमली नाम से एक लवर थी, किसकी? रणमल की। इसके साथ में कॉन्स्पिरेसी की, कुंभा और भारमली ने मिलके और फिर रणमल को मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि रणमल ने मेवाड़ के अंदर एक्सेसिव इंटरफेरेंस किया, मतलब ज़्यादा अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर दी। देखो, राव चूंडा का बेटा रणमल था तो मारवाड़ में चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेवाड़ का मतलब कौन सा ये रीजन हो गया? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये वाला जो रीजन है, राजसमंद, इस वाले रीजन को मेवाड़, इनकी बॉर्डर लगती है पाली के थ्रू। मैप में आप देखोगे तो पाली के थ्रू मैप में लगती है इनकी बॉर्डर। ठीक है, वही बात मैं रिपीट करूँगा, वीडियो देख लो अगर आपको नहीं पता है मेवाड़ और मारवाड़ कौन कौन से थे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट ये है अपना कि यहाँ पे मेवाड़ में अपनी दादागिरी चलानी शुरू कर दी, तो वहाँ पर फिर कुंभा को क्यों एक्सेप्ट होगी जी, जबकि खुद कैपेबल है कुंभा। तो उसने इस रणमल की ही गर्लफ्रेंड को, भारमली को, अपने फेवर में किया और दोनों ने कॉन्स्पिरेसी की और अल्टीमेटली रणमल को मरवा दिया। और कब मरवाया? 1438 एडी में, 1438 एडी के अंदर मरवा दिया था। ठीक है, राव जोधा, अब यहाँ पे आप देखो, रणमल को अगर मार दिया तो रणमल के बेटे होंगे या जो भी होंगे वो क्या करेंगे? वो अपनी जान बचाएंगे या फिर फाइट करेंगे? तो रणमल की मौत के बाद में फिर इसका बेटा राव जोधा वो क्या करता है? वो भाग जाता है और कहाँ पर आकर शेल्टर लेता है? मंडोर, जो कि मारवाड़ की कैपिटल थी। तो रणमल को तो मार दिया गया कुंभा के द्वारा, राइट, और फिर उसका बेटा जो राव जोधा था वो आके भाग के आ गया कहाँ पे? मंडोर, जो कि मारवाड़ की कैपिटल थी, क्योंकि मारवाड़ तो ऑलरेडी इनके अंडर में आ चुका था रणमल के। ठीक है, तो यहाँ आकर के इनके यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में जोधा और कुंभा के बीच में एक दुश्मनी का लंबा एक चलता है पीरियड। उस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए तो आप यहाँ पे देखो 1438 एडी के अंदर आपने रणमल को मार दिया। रणमल कौन? जोधा का बाप। जोधा को प्रॉब्लम होगी इससे, क्योंकि मेरे बाप को क्यों मारा तुमने, तो इस चक्कर से जोधा का और कुंभा का बैटल, या एक तरीके से कोल्ड वॉर चलता है कुंभा और जोधा का। और ये लगभग चलता है कब तक? 1438 से शुरू होकर के 1453 तक चलता है। तो आप देख सकते हो कितना लंबा पीरियड था ये, लगभग 15 साल तक इनके बैटल चलते हैं, या फिर छोटी मोटी ऊपर नीचे होती रहती है बातें। तब जाकर के हंसाबाई, कौन? ग्रैंड मदर ऑफ कुंभा, कुंभा की ग्रैंड मदर। अब देखो मैं आपको एक सीक्वेंस बताता हूँ, आप समझोगे यहाँ पे। हंसाबाई ये बेटी है मारवाड़ की। कहाँ की? मारवाड़ की बेटी। इधर आप देखो मेवाड़, मेवाड़ का राजा लाखा, लाखा की शादी होती है हंसाबाई से, रिलेशन स्टैब्लिश हो गया। और मेवाड़ का ही है रणमल, तो रणमल हंसाबाई के साथ मिलके कहाँ चला जाता है? लाखा के पास में। कारण? क्योंकि राव चूंडा ने कान्हा को बिठा दिया, रणमल को अवॉइड कर दिया। फिर इस लाखा ने इस रणमल की हेल्प की और वापस मारवाड़ गेन कर लिया। किसने? रणमल ने। यहाँ तक क्लियर है आपका? और रणमल का बेटा ही क्या है? जोधा। इधर जो लाखा है, लाखा का बेटा होता है मोकल, और मोकल का बेटा होता है कुंभा। ठीक है, लाखा का बेटा मोकल, मोकल का बेटा कुंभा। अब ये जो रणमल था ये मेवाड़ पर भी अपना राज चला रहा था और मारवाड़ पे भी चला रहा था। तो मोकल की तो हो गई थी मौत, कुछ दिनों के बाद में लाखा बूढ़ा था जब इसने हंसा से शादी की, तब लाखा बहुत बूढ़ा था। तो और मोकल इतना कैपेबल था नहीं, तो मोकल की डेथ के बाद में रणमल दोनों तरफ का सर्वे सर्वा हो चुका था। अब इस केस के अंदर जैसे ही इसका बेटा, किसका? मोकल का बेटा, कौन? कुंभा, ये जब कैपेबल हुआ तो इसको कैसे सहन हो कि ये मेरे घर में यहाँ पे क्यों राज्य चला रहा है अपना। तो
लाखा का पोता, इसने, लाखा का पोता कौन हो गया? हंसा का भी पोता हो गया। समझ रहे हो आप मेरी बात को? लाखा का पोता क्या हो गया? हंसा का भी पोता। तो इस कुंभा ने इस रणमल की गर्लफ्रेंड या फिर लवर जो थी भारमली, उसके साथ कॉन्स्पिरेसी करके और रणमल को मरवा दिया। और इस चीज़ के बाद में जोधा और कुंभा के बीच में बैटल शुरू होते हैं, लड़ाई शुरू होती है। तब जा कर के हंसाबाई जो कि ग्रैंड मदर थी किसकी? कुंभा की। या अपन ने समझा रिलेशन। उन्होंने एक पीस एग्रीमेंट साइन करवाया कुंभा और जोधा के बीच में और बताया उसको आवड़ बावड़ की संधि इसको बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। आवड़ बावड़ की संधि जो 1453 में हुई। और आवड़ बावड़ का मतलब क्या हो गया? जिधर जिधर आंवला है, आंवला, बावड़ का मतलब बबूल। ठीक है, तो ये डिसाइड हुआ कि इधर मान लो मेवाड़ है, इधर मान लो मारवाड़ है, तो इनके बीच में जो बॉर्डर खींची गई वो ये डिसाइड कर दिया गया कि भाई मारवाड़ तो उधर हो जाएगा जहाँ पर बबूल ज़्यादा हैं और मेवाड़ उधर हो जाएगा जहाँ पर आंवले ज़्यादा हैं। ये एक डिवीज़न हुआ और इसका सेंटर बताया गया था सोजत पाली को। सोजत एक जगह है पाली में, उसको इसका सेंटर बताया गया। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस एग्रीमेंट को आवड़ बावड़ की संधि क्यों बोला गया। आवड़ मतलब आंवला, बावड़ मतलब बबूल, आवड़ बावड़ एग्रीमेंट। और इस बेसिस पे ये एक तरीके से वो फाइनलाइज हो गई। और इसी एग्रीमेंट के बाद में राव जोधा की बेटी श्रृंगार देवी, इसकी शादी कर दी जाती है कुंभा के बेटे रायमल से। रणमल नहीं, रायमल, ये ध्यान रखना आपने को। ठीक है, तो इस तरीके से अब रिलेशनशिप एक और स्टैब्लिश हो जाती है। पहले तो हंसाबाई किसके आई थी? लाखा के। अब श्रृंगार देवी मारवाड़ की ही बेटी किसकी बहू बनती है? मेवाड़ की बेटी, मेवाड़ की बहू बनती है। और किसकी बहू बन के आती है? कुंभा का बेटा रायमल, इसकी बहू बन के यहाँ पे आती है। अब देखते हैं अपन जोधा। ठीक है, अपन ने यहाँ पे रणमल देख लिया, रणमल के बाद में अब बात करते हैं अपन जोधा। जोधा का जो रूल था वो रहा 1438 से 1489, मारवाड़ की अगर बात करें तो बहुत लंबा टाइम आप देख लो यहाँ पे। ये चीज़ अपन ने देख ली। आवड़ बावड़ का एग्रीमेंट हुआ, हंसाबाई ने एग्रीमेंट करवाया था, मीडिएटरशिप करवाई थी, जो कि कुंभा की क्या थी? दादी। ठीक है, और इन्होंने, और इसकी क्या थी, क्या बोलते हैं इसका नाम? कुंभा के अलावा दूसरी पार्टी कौन सी थी? जोधा। जोधा की क्या हो गई? वो बुआ, रणमल की बहन ही तो थी। तो बुआ और दादी, इनके बीच में, बुआ और दादी बीच में बैठ गई रिश्तेदारी में और इनका सेटलमेंट करवा दिया, जो आज भी होता है अपने परिवारों के अंदर, अपन देखते हैं। और श्रृंगार देवी जो कि जोधा की बेटी थी, उसकी शादी करवा दी गई कुंभा के बेटे रायमल से। रणमल जो था, इसका बेटा, ये जो जोधा था, ये पहला फुल्ली इंडिपेंडेंट किंग बना जोधपुर का। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किंग तो पहले भी बने, पर फुल्ली इंडिपेंडेंट, किसी का इन्फ्लुएंस ना हो। वहाँ पे क्या था? मेवाड़ का भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं तो आ ही रहा था। पर ये जो आवड़ बावड़ का एग्रीमेंट हो गया तो एक परमानेंट एक डिमार्केशन हो गया था बाउंड्री का। तो इस बेसिस पे जो जोधा था वो पहला इंडिपेंडेंट किंग बना जोधपुर का। ठीक है, और इसने 1459 एडी, ठीक है, 1459 एडी के अंदर जोधपुर सिटी का स्टैब्लिशमेंट किया, जोधपुर सिटी की नींव लगाई। ये ध्यान रखना आपने को। साथ में इसने मेहरानगढ़, जिसको मयूरगढ़ ध्वज फोर्ट भी बोला जाता है, उसकी फाउंडेशन स्टोन भी लगवाई करणी माता के हाथों से। ये ध्यान रखना आपने को। ठीक है, तो 1459 के अंदर क्या क्या किया? एक तो जोधपुर सिटी स्टैब्लिश की और साथ में पहाड़ी के ऊपर मेहरानगढ़ मयूरगढ़ ध्वज नाम से फोर्ट का फाउंडेशन या उसकी भी नींव लगाई। इसने, जोधा ने ही चामुंडा देवी और नागणेची माता, इनके टेम्पल्स भी बनवाए वहीं पर। साथ में आपको एक चीज़ बता दूँ, ये नागणेची माता जो है ये इन राठौड़ों की कुल देवी है। ठीक है, कुल देवी होती है ना, वैसे इस तरीके से। जैसे सांबर की बात करोगे तो आप देखोगे जीण माता जो है उसका नाम आता है, सांबर के चौहान जो है उनकी। अगर आप देखोगे जोधा के जितने बेटे थे उनमें से एक बेटे का नाम था राव बीका, और उसने फिर अपनी एक बात नहीं सेट होने की वजह से
मीटिंग छोड़ी, एक मीटिंग चल रही थी जिसके अंदर बैठे थे सारे, मतलब एक तरीके से बाप बैठ गया जोधा खुद, और उसके बाद में और जो बैठ गए इसके जितने भी थे बेटे। तो वहाँ पर राव बीका को एक बात रखनी थी, वहाँ पर इसको इंसल्टेड फील हुआ, तो वहाँ से ये रवाना हो गया और जाकर के उसने इस्टेब्लिश कर दिया बीकानेर। बीकानेर एक नई सिटी शुरू कर दी, नई सिटी के फाउंडेशन स्टोन डाल दिया राव बीका ने। ठीक है, तो यहाँ से जोधपुर का तो फाउंडेशन किसने किया? राव जोधा ने, और राव जोधा के ही एक बेटे राव बीका ने बीकानेर का फाउंडेशन स्टोन पुट किया था। तो अपन जब बीकानेर के राठौड़ों की बात करेंगे तो वहाँ पे एक अलग से पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, तो यहाँ से ही वो ब्रांच निकलती है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। रिकॉल मैं करवा दूंगा फिर भी। जोधा के बाद में अगर अपन देखें तो राव सातल और राव सूजा करके और आए रूलर। इनमें राव सातल को याद किया जाता है पीपाड़ के युद्ध से, युद्ध के लिए, बैटल ऑफ पीपाड़ के लिए, जो जोधपुर के अंदर पीपाड़ नाम से जगह है वहाँ पे लड़ा गया था। ये बैटल लड़ा गया था राव सातल देव और उसके अलावा मल्लू खां हकीम ऑफ अजमेर, अजमेर का मल्लू खां हकीम, और दूसरी तरफ पार्टी कौन सी थी? सातल देव, और जगह क्या थी? पीपाड़। और इस बैटल के अंदर ये मल्लू खां हकीम जीतता है, राव सातल देव हार जाता है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसी राव सातल देव की वाइफ जो कि भाटी वंश, भाटी डायनेस्टी कहाँ की हो गई? जैसलमेर। जैसलमेर के क्या है? भाटी। ये अपन आगे जैसलमेर वाले डायनेस्टी में स्टडी करेंगे। तो इसकी जो वाइफ थी राव सातल देव की भाटी वाइफ, ठीक है, उसका नाम था फूला। उन्होंने फूले लाव नाम से एक तालाब का निर्माण करवाया, फूले लाव पौंड। ठीक है, फिर इसके बाद में राव सातल के बाद आता है राव सूजा। राव सूजा पे अटैक की, इसकी मतलब ज़्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, पर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ था कि जो राव बीका ने, अपन ने देखा बीकानेर को इस्टेब्लिश किया था, उसने राव सूजा पर अटैक किया था। और राव सूजा उस टाइम कहाँ पे था? जोधपुर, और बीकानेर में बीका, तो इनके बीच में ये बैटल हुआ था। अटैक किसने किया था? बीका ने। फिर इसके बाद में कैपेबल रूलर आता है राव गंगा। राव गंगा जो है वो राव सूजा का ग्रैंडसन। ठीक है, और इसका अगर रूल देखें या फिर इसकी ड्यूरेशन देखें तो 1515 से 1532। ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एडी जो भी मैं लिख रहा हूँ इनको आप थोड़ा ध्यान रखें, कारण ये है कि इसी टाइम पे अपन और भी, क्योंकि पैरेलल ये नहीं कि अपन राठौड़ पढ़ रहे हैं तो केवल राठौड़ ही हैं, इसके पैरेलल में जयपुर साइड में भी कुछ हो रहा है, ढूंढाड़ वाले रीजन में, इसके पैरेलल में हाड़ौती में भी कुछ हो रहा है, इसके पैरेलल में मेवाड़ में भी कुछ हो रहा है, समझ रहे हो, और इसके पैरेलल में दिल्ली में भी कुछ हो रहा है, दिल्ली में भी कुछ हो रहा था उस टाइम पे। तो वो चीज़ें अपने को, कंटेम्प्रेरी चीज़ें अपने को पैरेलली साथ में लेके चलनी पड़ेगी जब अपन उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे इसी टाइम पे। ठीक है, तो ये टाइम देखना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो राव गंगा कौन था? ये ग्रैंड सन ऑफ राव सूजा। जब 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ तो बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ कौन थे, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ राजस्थान के सारे जो किंग थे, मैक्सिमम ये कहा जाता है खानवा के वॉर के लिए जो 1527 में लड़ा गया था कि ये लास्ट वॉर था जिसके अंदर पूरे राजस्थान के जो मेजर किंगडम थे उनके सारे किंग्स ने राणा सांगा का साथ दिया था और वो बैटल लड़ा गया था। वो बात अलग है कि इस बैटल के अंदर हारे थे ये लोग। ठीक है, जीत हुई थी बाबर की सेना की। ठीक है, बाबर की इसमें जीत हुई थी और उसके बाद में बाबर ने अपने आप को असर्ट किया था दिल्ली थ्रोन पे, मतलब किंग बन गया था वो, राइट। तो 1527 में जो खानवा का वॉर हुआ तो महाराणा सांगा की हेल्प करने के लिए राव गंगा ने अपने बेटे राव मालदेव को भेजा था। ये अपने को ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। और राव गंगा के लिए ये बताया जाता है कि इसकी एक तो ये बताया जाता है कि इसकी मौत जो है वो कोई तो बोलते हैं कि एक खिड़की से गिरने की वजह से हो गया था, नशे में था इसलिए खिड़की से गिर के मर गया, और कोई बोलते हैं कि इसकी मौत नहीं, इसको मारा गया था, इसके बेटे मालदेव ने ही इसको मारा था। ठीक है, तो राव गंगा को इसके बड़े बेटे मालदेव ने मारा, इस बात को सपोर्ट करते हैं डॉक्टर गौरी शंकर। ये अपने को ध्यान रखना है, डॉक्टर गौरी शंकर के अकॉर्डिंग तो मालदेव ने राव गंगा को मारा था, जबकि पंडित विश्वेश्वर रेऊ के अकॉर्डिंग, जो कि कश्मीरी ब्राह्मण है, जोधपुर में रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो गंगा ने नशा किया हुआ था और वो खिड़की से, महल की खिड़की से नीचे गिर गया था, तो इस वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो ये दोनों की दोनों एक तरीके से आर्ग्यूमेंट आते हैं
तो इनमें से कोई भी आर्ग्यूमेंट, जैसे मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, इन्हीं में से राव गंगा का बेटा अपने पिता को जो मार देता, जिसने मार दिया, जिसको हस्मत वाला राजा बोला जाता था, जिसकी लड़ाई शेरशाह सूरी से हुई, निम्न में से या नीचे जो ऑप्शंस गिवन हैं उनमें से आप बताओ कौन सा ऑप्शन जाएगा? राव गंगा जाएगा, राव मालदेव जाएगा, राव बीका जाएगा, या फिर राव ये क्या नाम है मालदेव जाएगा? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपने को देखना होता है। तो स्टेटमेंट्स जो हैं बुलेट पॉइंट्स में आप इन चीज़ को नोट डाउन करके रखो कि हाँ मालदेव की बात की जा रही है कि जिसने मारा था राव गंगा को, राइट। राव गंगा ने दौलत खान ऑफ नागौर, नागौर के दौलत खान को और इस दौलत खान के अंकल शेख को, दोनों को एक बैटल में हराया था जो 1529 में लड़ा गया था। इस बैटल के अंदर राव गंगा की हेल्प की थी राव जैतसी बीकानेर। तो यहाँ पे आप देखोगे एक चीज़ निकल के आ रही है कि इस टाइम पे राव जैतसी ने राव गंगा की हेल्प की। दैट मीन्स इस टाइम पे फ्रेंडली रिलेशन आना शुरू हो गए, ठीक है। बट अब जैसे ही मालदेव ने अपने हाथ में पूरी पावर ली, उसके बाद में क्या होता है वो अब अपन देखते हैं। नेक्स्ट है राव मालदेव। राव मालदेव जो हैं इनका टाइम है 1531 से 1562 एडी, ये ध्यान रखना है, 1531 से 1562 एडी। और इनका जो एक तरीके से राज्याभिषेक था, कोरोनेशन सेरेमनी थी, वो सोजत पाली के अंदर ही सेलिब्रेट की गई थी। अब आप देखो कि आंवड़ बावड़ की संधि, ध्यान दे रहे हो, आंवड़ बावड़ की संधि का सेंटर क्या बताया गया था? सोजत पाली, और वहीं बॉर्डर पे आके इन्होंने अपना कोरोनेशन कराया। तो क्या होता है, ये मैसेज देना होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो आप समझना इन चीज़ों को, ठीक है। इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ के या फिर एग्रीमेंट करके नागौर, मेड़ता, अजमेर, जालोर, सिवाना, बीकानेर और मेवाड़ तक को अपने एरिया में मर्ज कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था। ये देखो कितना पावरफुल आदमी रहा होगा इसने। नागौर, मेड़ता, अजमेर, जालोर, सिवाना, बीकानेर और मेवाड़ तक, जो अपने आप में हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहा हुआ है मेवाड़, उसको भी अपने रीजन में इंक्लूड कर लिया था। मालदेव ने सुर एम्पायर से और मुगल एम्पायर से कोई एसोसिएशन नहीं रखी थी, उससे सीधा कन्फ्रंटेशन, सीधी लड़ाई का चैलेंज किया था। सुर एम्पायर शेरशाह सूरी, मुगल एम्पायर की बात करें तो जो एक तरीके से अलायंस की बात हुई थी ना, कौन सी, जैसे हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर का क्या टेंडेंसी थी कि जितने भी किंग्स हैं उन सब से क्या करो, आप अलायंस क्रिएट करो और उसके बाद में बिना लड़े ही उनको अपने साथ में मिला लो। अकबर, जोधा अकबर आपने मूवी देखी होगी। तो उस पॉलिसी के अंदर ये ट्रैप में बिल्कुल नहीं आया। मालदेव ने मना कर दिया सुर एम्पायर के किंग को भी और मुगल एम्पायर के किंग को भी कि भाई हम आपसे कोई नेगोशिएशंस नहीं करेंगे, हम आपसे कोई आगे मतलब एक कॉपरेशन वाली वो चीज़ें नहीं रखेंगे, हम एकदम इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के पेट्रोनाइज में नहीं रहेंगे, ठीक है। मुस्लिम हिस्टोरियन फरिश्ता जो है, ये नाम आप याद रखना, फरिश्ता मुस्लिम हिस्टोरियन, उन्होंने मालदेव को हस्मत वाला राजा कहा। हस्मत वाला राजा का मतलब द मोस्ट पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का मोस्ट पोटेंट रूलर बताया गया था। देख लो अब आप इसके इस ड्यूरेशन के टाइम पे, तो आप देख सकते हो कितना एरिया इसने बैटल कर करके अपने रीजन में इंक्लूड किया। इस चीज़ से अपने को क्लियर होता है। 1543 में सामेल का युद्ध होता है, बैटल ऑफ सामेल होता है, जिसमें ये जो सामेल का जो बैटल होता है इसमें शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ाई होती है और इस बैटल में मालदेव हार जाता है। देखो आप यहाँ पे, इस बैटल में मालदेव हार जाता है। इसमें एक रीज़न ये भी निकल के आएगा कि बीकानेर और जोधपुर, मतलब बीकानेर का किंग राव जैतसी ने तो गंगा की हेल्प की थी, पर इस टाइम पे क्या हो जाता है, राव जैतसी का बेटा कल्याण सिंह, उसने हेल्प की थी शेरशाह सूरी की, और इस वजह से शेरशाह सूरी ज़्यादा ताकतवर हो गया और मालदेव को ये लड़ाई हारनी पड़ी थी। और क्यों हुआ था वो दुश्मन, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर करेंगे। 1562 में मेड़ता और अजमेर को भी हार गया था, किसके हाथों, अकबर के हाथों। तो 1543 में देखो, ये तो सारा पहले अपने अंडर में ले लिया, पर 1543 एडी के अंदर सामेल का जो बैटल हुआ था उसमें शेरशाह सूरी ने हरा दिया, नंबर एक। दूसरी चीज़ 1562 के अंदर मेड़ता और अजमेर में अजमेर भी हार गया था अकबर के हाथों, और
अल्टीमेटली इसको फिर बाद में भागना पड़ा था, एक तरीके से भागना तो क्या पड़ा था, अपने दो बेटों को इंपीरियल कोर्ट के अंदर भेजना पड़ा। इंपीरियल कोर्ट को क्या हो गया, दिल्ली में। दिल्ली में कौन था, अकबर। तो अकबर को एक तरीके से एक हॉस्टेज देनी पड़ी, फोर्स्ड हॉस्टेज, दैट मीन्स कि उसको एक तरीके से ये देना पड़ा कि हाँ ठीक है, मैं आपकी पेट्रोनेज मानता हूँ, आप मेरे दो बेटों को ले जाओ, वो आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अपने दो बेटों को वहाँ पे भेज दिया हॉस्टेज के तौर पे। तो ये दो इवेंट थे, वो एक तरीके से वाटरशेड इवेंट थे। बट अब जैसे ही आगे अपन चलते हैं तो और चीज़ें अपने को और क्लियर होती है। मालदेव के बारे में अगर अपन और देखें तो उमादे करके इनकी क्वीन हुआ करती थी, ठीक है, जो कि राव लूणकरण ऑफ जैसलमेर, जैसलमेर की डायनेस्टी कौन सी थी, भाटी डायनेस्टी। उनमें एक किंग का नाम आता है राव लूणकरण, और लूणकरण की बेटी का नाम है उमादे। उनसे शादी होती है मालदेव की, और जब फर्स्ट नाइट होती है तो उस फर्स्ट नाइट पे ही इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बारे में और देखेंगे अपन इन फ्यूचर क्लासेस। अभी फ़िलहाल इतना ही है कि इनके बीच में गैप आ जाता है और उसकी वजह से वो नाराज़ होकर के अजमेर के तारागढ़ में ही अपनी बची हुई ज़िंदगी बिताती है। इसलिए हिस्ट्री के अंदर रूठी रानी के नाम से इसको जाना जाता है, किसको, उमादे को। ये ध्यान रखना आपने को। और उमादे थी कौन, भाटी डायनेस्टी की बेटी। अब दो इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में अपन बात करते हैं। एक तो बैटल ऑफ पाहोबा जो 1541 में फाइट किया गया था, और दूसरा सुमेल जैतारण की बैटल जो कि 1544 में लड़ा गया था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बैटल ऑफ पाहोबा। बैटल ऑफ पाहोबा में क्या था, एक तरफ तो था जोधपुर, दूसरी तरफ था बीकानेर, और मालदेव ने राठौड़ कुंपा के अंडर में एक तरीके से फ्रॉड्यूलेंटली अटैक किया और राव जैतसी को हरा दिया। रावत नहीं, राव जैतसी है, ये गलती से लिखा गया, राव जैतसी। अब जिस राव जैतसी ने मालदेव के बाप गंगा सिंह की ही हेल्प की थी बैटल्स के अंदर, उसी को मालदेव ने एक कॉन्स्पिरेसी फाइनलाइज करके फ्रॉड्यूलेंटली, मतलब एक तरीके से धोखे से मरवा दिया। किसकी हेल्प ली, राठौड़ कुंपा की। तो ये जो किलिंग थी जैतसी की, ये एक तरीके से शॉकिंग थी इसके बेटे के लिए। इसका बेटा कौन था जैतसी का, कल्याणमल। और इस चीज़ का बदला लेने के लिए जब 1544 में ये सुमेल जैतारण का युद्ध होता है, एक तरफ तो होता है मालदेव और दूसरी तरफ होता है शेरशाह सूरी। तो इस कल्याणमल ने जैतसी की एक तरीके से बदला लेने के लिए, कल्याणमल हु वाज द सन ऑफ राव जैतसी, इसने शेरशाह सूरी की सहायता की वजह रिवेंज, बदला लेना था इसको। और अल्टीमेटली मालदेव इस बैटल में हारता है। और इस बैटल के अंदर मालदेव ने इतना ज़बरदस्त टक्कर दी थी कि शेरशाह सूरी को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था इस बैटल में। और शेरशाह सूरी ने फिर क्या कहा इस बैटल के लिए कि एक बार तो मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत को खो दी थी। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने, किसके लिए, किस बैटल के लिए कहा गया था। एक तो ये सुमेल जैतारण बैटल के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो अपने को ये लाइन ज़रूर लिखनी है, ठीक है। मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी थी। कि बाजरा क्या है, अपने राजस्थान की एकदम स्टेपल फूड में आता था उस टाइम पे, और आज भी अपन देखते हैं कि बाजरा बहुत मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो उस वजह से शेरशाह सूरी ने बोला कि एक छोटी सी जगह के चक्कर में मैंने एक बार तो मैं हार जाता अगर यहाँ पे, तो पूरी की पूरी हिंदुस्तान की जो मेरी बादशाह थी वो ख़त्म हो सकती थी। इतना ज़बरदस्त टक्कर दिया था। तभी फरिश्ता ने इसको हसमत वाला राजा भी बोला, किसको, राव मालदेव को। फिर ये जैसे ही बैटल हुआ सुमेल जैतारण वाला, तो इसके बाद में कल्याणमल को तो बीकानेर का किंग बना दिया गया था, ठीक है, क्योंकि राव जैतसी को इधर मरवा दिया था ना इसने। यहाँ पे देखो राव जैतसी को पाहोबा वाले बैटल के अंदर, तो अब बीकानेर का किंग कोई नहीं था, तो वापस सुमेल जैतारण के बैटल के अंदर जीत हुई कल्याणमल वाली साइड की। तो कल्याणमल बन गया क्या, किंग ऑफ बीकानेर, और वीरमदेव किंग बना दिया गया किसको, किंग ऑफ मेड़ता, ठीक है। फिर जैसे ही शेरशाह सूरी की डेथ होती है, अब आप देखो यहाँ पे ये किंग बन गया बीकानेर का, कोई इशू नहीं है, इधर भी मेड़ता का बन गया, पर शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है 1545 में, और मालदेव वापस से रिकैप्चर कर लेता है जोधपुर को, जो कि जोधपुर किस छीन लिया गया था इस सुमेल जैतारण के बैटल में हारने की वजह से शेरशाह सूरी ने। ये जो बैटल था सुमेल जैतारण का,
इसमें जैता और कुंपा, देखा था आपने कुंपा नाम, यहाँ पे ये देखो राठौड़ कुंपा, और इनके साथ में राठौड़ कुंपा ने तो पाहोबा वाले बैटल में बहुत अच्छा काम किया था, फ्रॉडुलेंटली राव जयश्री को मार दिया था बीकानेर के किंग को। पर अगर सुमेल जैतारण के बैटल की बात करें तो इसमें जैता और कुंपा करके ये एक पेयर था, इन्होंने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी थी और मालदेव का हमेशा से एक तरीके से राइट हैंड बन के रहे थे। ये पेयर के अंदर बहुत सारे नाम आएंगे, तो आप इनको नोट डाउन अलग से करके रखो, या फिर अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप कवर करोगे तो याद रह जाएगा वैसे कि जैता कुंपा किससे एसोसिएटेड थे, मालदेव से एसोसिएटेड थे। ऐसे आगे अपन देखेंगे कि मेवाड़ के अंदर भी हुए हैं, चौहान जो पृथ्वीराज चौहान के टाइम के अंदर भी एक बैटल हुआ था, उसके अंदर भी एक पेयर का नाम आएगा, अलग अलग बैटल्स के नाम आएंगे वो अपन देखेंगे आगे, ठीक है। जैता और कुंपा बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड थे और बहुत ही ज़्यादा वीर थे, ब्रेव कमांडर्स ऑफ मालदेव थे, और इन्होंने ये डी नहीं है, ये अपना बलिदान तक दे दिया था इस लड़ाई के अंदर। और जैसे ही ये सुमेल जैतारण का बैटल शेरशाह सूरी ने जीता तो जोधपुर को हड़प लिया और जोधपुर को दे दिया था किसको, खवास खान को, और खवास खान से वापस इसने मालदेव ने ले लिया था लड़ाई लड़के। कब, 1545 जब शेरशाह सूरी की डेथ हो गई थी तो जोधपुर वापस से रीगेन कर लिया था किसने, मालदेव ने। अब मालदेव के बारे में थोड़ा देखें कि इसने कुछ कंस्ट्रक्शन के काम भी करवाए थे, कुछ हेरिटेज भी डेवलप करवाई थी, जैसे मालकोट फोर्ट ऑफ मेड़ता ये भी बनवाया था, पोखरण का फोर्ट भी बनवाया था, सोजत में रिया फोर्ट भी बनवाया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसने फोर्ट बनवाए थे, बाकी अपन हेरिटेज में और डिस्कस करेंगे कि किसने किंग ने क्या किया। फिलहाल अपना यही था कि क्या इसके अचीवमेंट्स थे, क्या एक्टिविटीज़ थी। तो आपके सामने जो कंटेंट है देख रहे हो आप कि राव मालदेव के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल गिवन है, तो इस तरीके से ये समझ जाओ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। गलती मत करना आप इन चीज़ों को, क्योंकि जो चीज़ें स्क्रीन पे आ रही है उन चीज़ों से आपको थोड़ा एनालिसिस, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको तो अपन डायरेक्ट नाम लेके कर देंगे। राव सातलदेव के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, राव सूजा के बारे में थोड़ा पढ़ के छोड़ दिया, ठीक है। तो पर जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिटेल लेनी ज़रूरी है, क्योंकि कई बार शॉर्ट नोट आ गया। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आ गया कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें ये पूछ ले 5 मार्क्स का, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन पूछ ले राइट शॉर्ट नोट ऑन राव मालदेव। तो राव मालदेव के ऊपर ये चीज़ें आप बताओगे ना सारी, तब जाकर के क्वेश्चन में मार्क्स आप गेन करने लायक बनोगे। ओके, तो इस तरीके से आज का अपना डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।